तो हेलो बच्चों, कल हमने यूनिट 1 जो कि फिजिक्स का क्लास 12th का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि हमारे बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन। उस सीरीज में हमने पहला यूनिट का पहला पार्ट हमने देखा। आज उसी सीरीज में हम करेंगे दूसरा पार्ट, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड के विषय में बात करेंगे। आइए देखते हैं इसके विषय में हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो हमारे इस पे कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी को आज हम इसको देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और कैसे हमारे बोर्ड में आएंगे और कैसे हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन है, ये ध्यान से पढ़िए इसको। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 3 चार्जेस Q माइनस Q एंड Q नॉट आर प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर। ये हमारे 3 चार्ज हैं, 3 चार्जेस Q माइनस Q नॉट आर प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट एट पॉइंट O। कहने का मतलब ये है कि 3 चार्ज हैं हमारे Q माइनस Q एंड Q नॉट आर प्लेस्ड, ऐसे रखे गए हैं। ये देखिए Q नॉट है, माइनस Q है एंड Q है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट एट पॉइंट O। तो O पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा नेट फोर्स का। तो आप इसको देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहें या ऐसे भी आप देखिए कि नेट फोर्स हमें किस पे निकालना है, Q नॉट पे निकालना है, Q नॉट। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये माइनस Q है, ये Q नॉट है, तो ये माइनस Q नॉट इस पे फोर्स लगा रहा है, और ये Q है हमारा पॉजिटिव है, Q नॉट पे ये भी फोर्स लगाएगा। Q नॉट को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, एक तो हमारा माइनस Q से Q नॉट की ओर है, तो हमारा इलेक्ट्रिक लाइन किधर होगी, माइनस Q की ओर होगी। दूसरा क्या है, ये Q नॉट है हमारा, क्या है कि ये डायरेक्शन इस साइड में होगा। और दोनों को हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले हम दोनों का मैग्नीट्यूड, पहले ये सिंगल मैग्नीट्यूड निकालते हैं कितना होगा। मान के चलिए माइनस Q और Q नॉट के बीच में फोर्स कितना होगा, दैट इज K Q एंड Q नॉट, एंड डिस्टेंस कितना होगा, A स्क्वायर होगा। अगर सिमिलरली हम देखें, ऐसे सिंपल से कर रहे हैं कि मान चलिए इसको मैं कुछ मान लेता हूँ कि F प्राइम माना है, इसको F डबल प्राइम है। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, K Q Q नॉट सेम वैसा ही होगा, क्योंकि चार्ज साइन अपोजिट है बस, एंड डिस्टेंस वही है, A स्क्वायर। अब इन दोनों का जो फोर्स होगा वो भाई इस तरीके से होगा कि दोनों कैसे होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे होंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे हैं तो इनका जो फोर्स नेट फोर्स होगा कुछ इसी डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है कि अगर कहीं पे है, कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि 2 तरह के फोर्स हैं हमारे, इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन, तो दोनों फोर्स की ये बात करेंगे कि दोनों फोर्स में इसका जो रिजल्टेंट होगा कहीं इसी में लाई करेगा, इसी में कहीं लाई करेगा। अगर इसी में लाई करेगा वो कैसा होगा, और उसका मैग्नीट्यूड आपसे केवल पूछा, केवल मैग्नीट्यूड। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हमें पता होगा जैसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं R इक्वल्स टू √P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos फाई। यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, cos 90 की वैल्यू 0 हो गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अगर वहाँ से निकालें तो यहाँ पे देखिए जो टर्म आएगा वो समथिंग √2 आएगा इसी में, ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये 100% नहीं होगा, केवल ये ऑप्शन सही है। अगर थोड़ा भी आपको आइडिया है, लगाया है आपने, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट निकालते हैं उसको आपको सबको आइडिया है, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, उसी से हम इसको फाइंड करते हैं। तो इसका आइडिया आपको हो गया होगा और इसको आप निकाल भी सकते हैं अच्छे से, और कई बार किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे किया है, कहीं भी अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो आपने रिजल्टेंट निकालना सीखा होगा। और अगर इसमें एक से ज़्यादा, अभी इसी प्रश्न में हो सकता है एग्जाम में बदलते रहेंगे, वैसे तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए 2021-22 का है क्वेश्चन, लेकिन आप देखिएगा अगर मान लीजिए ज़्यादा चार्ज भी होते तब भी हम क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर किसी चार्ज पे हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उस चार्ज पे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल जितने भी फोर्स होते हैं सबका हम वेक्टर सम लेते हैं।
कि भाई रिजल्टेंट वहाँ पे कितना होगा, सभी का वेक्टर सम निकालिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो जो वेक्टर एडिशन हम करते हैं उस पॉइंट पे, उस रिजल्टेंट जिस पे हमको निकालना है, दैट इज द नेट फोर्स, and we can also find the net magnitude on that charge, and that is the net force on that q naught or something other charge q1 और q2 at point O। तो इस तरह से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। आइए इसी में देखें दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, इसको देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा। करेक्ट डायमेंशन, तो करेक्ट डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है इसमें, निकालने का तरीका क्या है, यहां पे पूछ रहा है आपसे कि करेक्ट डायमेंशन कितना है, इसको बताना है किसका है, 1/4πε0 का। देखिए निकालने का तरीका यह है कि F = होगा 1/4πε0 Q1 Q2 r², ये होगा। इसका डायमेंशन आपसे पूछा है, ये फोर्स है हमारा, तो अगर इसका डायमेंशन पूछा तो एक तरफ करिए, इसी का डायमेंशन हमको निकाल लेना है। ये सब ऊपर चले जाएंगे, ये फोर्स होगा F होगा, इस तरफ आएगा r², और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 होगा, ये डायमेंशन होगा, ऐसे रखते हैं। ये कितना होगा L², एंड दिस इज AT एंड AT। निकालिए इसको, कितना हो जाएगा, यहां देखिए M तो यहीं कहीं नहीं है, तो M एक ही होगा। A आपका 2 बार है, T आपका 2 बार है, लेकिन L क्या है, L³ होगा। और T देखिए -2 है यहाँ पे जाएगा +2, T⁻⁻4 हो जाएगा, और A² ऊपर जाके -2 हो जाएगा। दैट इज द डायमेंशन ऑफ 1/4πε0 की डायमेंशन यही होगा। देखते हैं क्या आया है, कितना था इसमें, MLT⁻⁻4 A-2, ML³ होगा ना, ML³ T⁻⁻4 ML³ T⁻, हाँ ये होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए आगे करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन फिगर 2 पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस। कह रहा है कि एक जगह फिगर आपको दिया गया है यहाँ पे, कि एक फिगर है 2 पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 जो है क्या है, फिक्स्ड हैं अलोंग द y एक्सिस, y एक्सिस पे फिक्स है, एंड एक्सर्ट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब मुझे ये बताइए, आप समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि कह रहा है कि 2 पॉजिटिव चार्ज है Q2 एंड Q3 आर फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस, एक्सर्ट ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द x डायरेक्शन। कह रहा वो जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किधर है, x डायरेक्शन में है। ए चार्ज Q1 फिक्स्ड, कह रहा है ऑन ए चार्ज, और एक चार्ज है जहां पे ये Q1 है, एंड अलोंग द x एक्सिस इफ द पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट द x कॉमन, मतलब x कोई एक जनरल पॉइंट दिया गया कहीं पे है, देखिए ये फिगर में बनाया गया x, मतलब x एक्सिस पे है किसी पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे x कॉमा 0 दिया गया, हो सकता है x क्या हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, जो भी हो Q1। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर हमारे दो ये चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3 है, और Q1 यहां पे रखा है, इस पे नेट फोर्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहा है, इसका 100% क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज होगा ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है ये, तभी ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन आप देखिए इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो हमें क्या करता, कंडीशन अपोजिट होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि इन फिगर 2 पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स अलोंग ए y एक्सिस एक्सर्ट ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन ऑन ए चार्ज Q1 फिक्स्ड अलोंग द x एक्सिस इफ ए पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट x, 0 द फोर्स ऑन Q1 क्या होगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन हमें दिया गया है कि अगर एक चार्ज और ऐड किया जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया ना, पॉजिटिव चार्ज Q, तो क्या होगा।
तो क्या इस पे फोर्स बढ़ेगा, इस चार्ज पे, इस डायरेक्शन में, घटेगा? देखिए यही सब लिखा होगा कि सेल इंक्रीज along the positive x-axis, cell decrease along the positive x-axis, cell in point along the negative x-axis, cell increase but the direction changes because of the intersection of, क्या है, intersection of q with q। नहीं, बिल्कुल गलत। तो इसमें जो सही आंसर ये होगा, जब यहाँ माइनस क्यू आए, प्लस क्यू आएगा, एक चार्ज ये आया है, तो प्लस क्यू से होने के बाद ये क्या करेगा, माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा। मतलब पहले भी फोर्स इधर लग रहा था, अब फोर्स और भी लगेगा, किसके कारण से, माइनस क्यू, पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप देखिए इसको देखिए। द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है भाई? के की यूनिट क्या है बताइए? कूलाम पर मीटर या कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, या नन ऑफ दिस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक बार आप खुद से करिए, ट्राई करिए एक बार। किया होगा आपने, क्या ऑप्शन आया? ये या ये सब? नहीं, सिंपल सी बात है, के की कोई यूनिट नहीं, क्योंकि सेम रेशियो का डिवाइड को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है? तो यहां पे इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नन ऑफ दिस, ठीक है? उसी का डिवाइड है, डिवाइड से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बना है, तो रेशियो होता है ये, तो रेशियो सेम यूनिट का, उसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा प्रश्न है कि डायरेक्शन यहां पे दिया गया, कैसे इस प्रश्न को आप करेंगे, बड़े अच्छे होते हैं ये। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहला ऑप्शन ये है आपका, अगर ऐसा होता है तो आप इसको टिक लगाइए। अब देखिए दूसरा क्या कहते हैं ये, कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आप इसको करिए, बी ऑप्शन को करिए। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, देन आप सी को करेक्ट करेंगे। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, देन आप डी को करेक्ट करेंगे। तो यहां पे कहते क्या है, असर्शन कहता है इफ देयर एग्जिस्ट कूलॉम अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज्ड। कहने का मतलब ये कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट कूलॉम्स अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, अगर कूलॉम अट्रैक्शन होता है टू बॉडीज में होता है, बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज, क्या जरूरी है कि दोनों चार्ज हो, या मतलब कि चार्ज ना हो तब भी चल जाएगा? कह रहा है ना, बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज्ड, कि दोनों का चार्ज होना क्या जरूरी नहीं है, ये कहते हैं। बिल्कुल सही है। इन कूलॉम अट्रैक्शन टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज। नहीं, ऐसा नहीं कि क्या है कि जो कूलॉम है, इन कूलॉम अट्रैक्शन टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज, नहीं। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि देखिए बात तो सही है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर असर्शन में एक और क्वेश्चन है इसी में कि रेंज ऑफ कूलॉम्बिक फोर्स इज इनफाइनाइट। बिल्कुल सही। कूलॉम फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, तो सही है, ये तो सही है कि भाई रेंज ऑफ कूलॉम्बिक फोर्स इज इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है। कूलॉम फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेन नहीं करता इसको, इस तरीके से ये भी हमारा बी ही सही होगा इसके लिए, दोनों के लिए बी ऑप्शन करेक्ट। कूलॉम्बिक रेंज जो है इनफाइनाइट होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, रेंज इनफाइनाइट होता है। और इसी वजह से एक नया वर्ड आया था जब इनफाइनाइट शो किया गया था, तो एक नया वर्ड आया जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उससे एक जनरेट हुआ पहले वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम स्टैटिक चार्ज के लिए ये सब पढ़ाई करते हैं,
उस समय ये अप्लाई हो। कूलम्बिक फोर्स कहाँ अप्लाई होगा? जब चार्ज क्या हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस नियम का फॉलो करें, या हम कहें उसके बीच का जो टाइम गैप होना T इक्वल टू R/c, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये करेक्ट आपको समझ में आया ना कि और मैं इसको बताऊं आपको? ठीक है, रेंज ऑफ कूलम्बिक फोर्स इज इनफाइनाइट, रीजन कूलम्ब फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? सही तो है ये बात, लेकिन इसको एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो इस पॉइंट से हमारा क्या है? बी ही सही होगा। ओके, यहां पे देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पैसेज टाइप का है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 8.1 to 8.4। यहां कहते हैं कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाई। देखिए यहां पे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये जब स्टेटमेंट का आपकी बारी आती है आप इसको थोड़ा ध्यान रखा करिए कि स्टेशनरी चार्ज के लिए बताया था उन्होंने, सभी चार्जों पे कहीं भी अप्लाई नहीं करेंगे। स्टैटिक चार्ज, और स्टैटिक चार्ज ऐसा नहीं कि हम वो चल ही नहीं रहे तभी नहीं अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे एक समय है। अब इसको एक्सप्लेन, ये आपने चैप्टर मैंने जिसको पढ़ाया होगा तो आपने देखा होगा उस समय, या जहां भी पढ़ा होगा आपने देखा होगा कि उसका एक मिनिमम टाइम होता है जिसके लिए वो स्टैटिक होने चाहिए, और उसी समय में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस समय को उसके हिसाब से ये बोला गया स्टेशनरी, क्योंकि ये जो अप्लाई किया जा रहा है जब इसको बनाया गया तो ये कहा गया इनफाइनाइट के लिए है, कहीं भी चार्ज रखे हो दो चार्जों के बीच में हमारा फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन ये है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन ये है कि जनरेट ये हुई, जैसे सपोज करिए मैं आपको दिखाई देता हूं, इतना बताने की जरूरत नहीं। देखिए एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं कैसे इनफाइनाइट के लिए गड़बड़ होगा। देखिए सपोज करिए दो चार्ज हैं हमारे, ये दो चार्ज, ये हमारा Q1 है और ये दो चार्ज हैं हमारे, और ये चार्ज मान लेते हैं कि 1 लाइट ईयर डिस्टेंस दूर पे हैं। 1 लाइट ईयर डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर का मतलब क्या हो? जहां पे लाइट को ट्रेवल करने में कितना समय लगे? 1 ईयर का समय लगे, दैट इज द 1 लाइट ईयर। ये डिस्टेंस, बड़ी डिस्टेंस को एक मेजर करने का एक तरीका होता है, क्योंकि हम उसको मीटर में या किलोमीटर में नापना हमारे लिए सही नहीं है, और काफी दूरी है उसे हम लाइट ईयर में बोलते हैं। लाइट ईयर क्या होगा? दैट इज 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ऐसे अप्रॉक्स ये बताएं होता है आपका 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। हम मान लेते हैं ये दूरी है, मतलब 1 लाइट ईयर को R से हम दिखाते हैं, चलिए R मान लेते हैं इसको। अगर मैं कहूं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हुए हैं दो चार्ज, तो कूलम्ब सर का ये कहना था शुरुआत में, आप समझिएगा कि दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होगा। मान लेते हैं किसी समय अगर मैं कहूं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना होगा? तो हम कहेंगे K कांस्टेंट आता है, जो भी मीडियम हो Q1 Q2 अपॉन में दैट डिस्टेंस R²। अगर कहें ये भाई म्यूचुअल फोर्स होता है, ये भी हमने देखा है, इस पर फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R² होगा। तो ये तो बातें सही लग रही हैं कि हाँ इनफाइनाइट समय के लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, कहीं भी हो, हमारा कूलम्बिक जो फोर्स होगा वो अप्लाई होगा यहाँ पे। अगर ये अप्लाई हो रहा है, सपोज करिए, अब मैं क्या करता हूं, इसी चार्ज को, किसी एक चार्ज को मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं। कितना शिफ्ट करता हूं? थोड़ा सा, डेल्टा R डिस्टेंस। तो अब बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अब ये हो जाएगी R माइनस डेल्टा R, मतलब डिस्टेंस में कमी आई। अगर डिस्टेंस में कमी आ रही तो फोर्स हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा? इंक्रीज करना, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कितना करेगा? मतलब तुरंत का तुरंत यहाँ फोर्स कितना हो जाना चाहिए, या उसकी बात करो, दोनों चेंज होगा, K Q1 Q2 अपॉन R माइनस डेल्टा R का स्क्वायर। तुरंत के तुरंत इसको चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन आप समझिए अगर ऐसा हो जाता कि जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं वैसे ही ये तुरंत फोर्स जो है चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये, अगर हम देखा जाए यहां पे क्या है कि एक न्यूटन, उस समय आइंस्टीन ने बताया कि आइंस्टीन ने कुछ समय बाद ये बताया
आइंस्टीन की थ्योरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ STR बोलते हैं उसको, इन 905 में आया। उन्होंने कहा एनी इंफॉर्मेशन और बॉडी कैन नॉट travel कह रहा एनी इंफॉर्मेशन और एनी बॉडी कैन नॉट ट्रेवल फास्टर देन लाइट, कि लाइट से तेज जो है कुछ भी नहीं हो सकता। बॉडी को मैंने बता दिया, लेकिन बॉडी तो हो ही नहीं सकता, उसके आसपास भी नहीं होगा, अभी भी नहीं है ना कभी होगा। तो उनका ये नियम था 1905 में। उसके हिसाब से देखा जाए, जैसे हमने चार्ज को यहां शिफ्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, तुरंत के तुरंत यहां फोर्स बढ़ गया, दैट इज ये फोर्स ये चेंज होकर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि तुरंत बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हम जैसे इसको शिफ्ट करते हैं तो यहां पे ये फोर्स हो जा रहा है, इसका मतलब फोर्स इंक्रीज हुआ और यह यहां पे फील होगा। इसका मतलब ये तुरंत एट इंस्टेंटेनियस हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन क्या हो रही है कि भाई सेकेंडों में आ रही, जबकि यहां पे क्या है, लाइट को ट्रेवल करने में 1 साल का समय लग रहा है, 1 वर्ष का समय लगता है लाइट को ट्रेवल करने में, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, तुरंत के तुरंत यहां पे आ रही। ये गलत है, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है। तो ये कहा गया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे ये वायलेट कर रहा है सीधा सीधा कि आप भाई सेकेंडों में यहां पे इंफॉर्मेशन आ गई। तब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया इसको सही एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि था इलेक्ट्रिक फील्ड। कि वहां पे ये समझाया गया ऐसा नहीं है कि जब ये चार्ज यहां पे रखा जाता है ना, कोई अगर अकेला चार्ज भी है तो वो क्या करता है, अपनी फील्ड जनरेट करता है, वो चारों तरफ, इधर भी चारों तरफ इमेजिनरी एक फील्ड। आप समझिए, मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा कुछ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये समझाने का तरीका है। यहां पे फील्ड हमारा जनरेट होता है चारों तरफ, इधर भी उधर भी सभी तरफ। अगर चारों तरफ जनरेट होता है, यहां पे कोई चार्ज रखा है, तो जब ये फील्ड यहां से ट्रेवल होके जाएगी, इंफॉर्मेशन यही लेके जा रहा है कि हाँ भाई यहां पे चार्ज रखा गया, तो ये रिपल्सन स्टार्ट करता है। इसका मतलब जब हम इसको शिफ्ट करते हैं डेल्टा आर, तो अब यहां से इंफॉर्मेशन क्या होगी, इस इंफॉर्मेशन को अब यहां से ट्रेवल करना होगा किस ओर, इस ओर। अब इसको क्या होगा, इंफॉर्मेशन ट्रेवल फास्टर देन लाइट नहीं हो सकता, तो इंफॉर्मेशन को जाने में कितना समय लगेगा, जितना ये डिस्टेंस होगा डिवाइड करिए किससे, सी से, मतलब वो समय कितना होगा, टी इक्वल्स टू आर जो डिस्टेंस है अपॉन सी से, क्योंकि उतना समय तो लगेगा। आर कितना है 9.4 से 10^15 एंड सी है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 365 डेज। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जब हम उसको इंक्रीज भी करते तो इंस्टेंटेनियस फिनोमिना ना होके क्या करता है, इसको समय लगता है, क्योंकि इसको फॉलो करना होगा इस नियम को। तो हमारा यहाँ पे आया कि भाई जो ये चार्ज अप्लाई होगा वो कैसे लिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का मतलब ये है कि चार्ज उतने समय के लिए वहां रुकना चाहिए, जब वो लगा रहे हैं तो उतने क्षण के लिए वो होना चाहिए। वो डिपेंड करता है दूरी कितनी है आपकी, उस पर डिपेंड करेगा, तो हमारा समय निकल आएगा। मान चलिए ये दूरी और कम होता तो हमारा समय जो है और भाई ये ज़्यादा है और कम होगा तो और कम होगा। हाँ, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतने समय के लिए इन दोनों को स्टैटिक होना होगा। डिस्टेंस ये जितना ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ 365 डे जा रहा है, अगर मान चलिए यही होता कि 1/2 हाफ लाइट ईयर के लिए होता तो ये इसका आधा होता, 1/4 होता तो आपका आधा होता, मतलब समय उतने समय के लिए स्टैटिक होना चाहिए चार्ज को, तो ये अप्लाई होगा। चलिए इतनी बात अगर हम देख ले रहे हैं, थोड़ा सा और बात इसमें करते हैं इसी में, कि जो कुलाम्बिक फोर्स होगा, कुलाम्बिक फोर्स जो होगा वो कहाँ पे अप्लाई होगा, उसकी एक रेंज है कि वो न्यूक्लियर फोर्स पे अप्लाई नहीं होता, मतलब 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा पे ही रहेगा, हमेशा उससे ग्रेटर पे ही अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा आप इसको समझिए। सीधी सी बात ये है कि भाई अगर हम नेचर में देखें, सबसे आपका ग्रेटर फोर्स कौन सा होता है, सबसे बड़ा फोर्स कौन सा होगा, जो कि आपका हमें एफ न्यूक्लियर फोर्स होता है। उसके बाद आपका है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, सबसे लास्ट में आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब नेचर में ऐसे फोर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं इस तरीके से। अगर देखा जाए सबसे डोमिनेंट कौन होता है यहाँ पे, दैट इज अ न्यूक्लियाई फोर्स।
न्यूक्लियर फोर्स सबसे डोमिनेंट है, तो अगर कहने का मतलब सीधा से ये है कुलाम्बिक फोर्स अगर हम उसके न्यूक्लियस के अंदर रेंज में चले जाएंगे, जैसे देखिए न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, वो रहते हैं आपस में। तो देखिए वहां पे अगर सही में अगर इस हिसाब से देखा जाए कुलाम्बिक के हिसाब से, तो हम कहेंगे भाई रिपल्सन होगा, फिर न्यूक्लियस में क्यों है। लेकिन एक्चुअल में वहां पे ये फोर्स अप्लाई, ये नियम अप्लाई नहीं होगा, कुलाम्बिक फोर्स वहां पे अप्लाई नहीं होगा। वो तभी अप्लाई होगा जब क्या हो, 10⁻⁻15 मीटर से डिस्टेंस ज्यादा हो, तभी ये अप्लाई होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप। उसी पे बात करेंगे। Coulomb's law states that the electrostatic force of attraction or repulsion acting between two stationary point charges is given by this. गिवन बाई ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, F1 to F21 ये दिया गया है आपको। पैराग्राफ पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। वेयर F डिनोट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। कह रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे फोर्स क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस डिनोट करता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R पे हैं दोनों, ये दिया गया है आपको। दोनों कितने पे है, R पे। अच्छा मेरे यहाँ पे कट जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा टिक लगाते चलना है कि भाई क्या दिया गया है, क्या हमको जरूरी है, अंडरलाइन कर लिया करिए उस समय, पेंसिल हो आपके पास ऐसा कर लिया करिए। कह रहा है F डिनोट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R इन फ्री स्पेस। ये है फ्री स्पेस है। एंड एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट नोन एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट लगा होता है इसलिए, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड फ्री स्पेस इज वैक्यूम एंड मे बी टेकन टू बी एन एयर प्रैक्टिकली। कह रहा है कि भाई हो सकता है वो वैक्यूम, अगर प्रैक्टिकली आपको देखना है वो क्या होगा, एयर होगा। ठीक है। इफ फ्री स्पेस इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम then epsilon naught is replaced by epsilon naught k और epsilon, जो epsilon r relative permittivity है तो उसी को हम k बोलते हैं, where k is known as dielectric constant और relative permittivity। ये ध्यान रखेंगे, इस पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया। अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना होगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है उसके। पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है कि इन कुलाम्स लॉ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K डिपेंड्स। कह रहा है कुलाम्स लॉ है, F इक्वल्स टू समथिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, क्या इस पे डिपेंड करता है K, बताइए, या नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इस पे डिपेंड कर रहा है, या मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस पे डिपेंड करेगा कि, या डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बताइए किस पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर कैसा है मीडियम का, इस बात पे डिपेंड करेगा। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखिए। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस इज। कह रहे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है, फाइंड करना है, तो फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हमको याद नहीं करना है कि याद रखिए आप हमेशा कुछ भी, इतना हमारा क्यों आप याद रखेंगे चीज़ों को, आप समझ के चला करिए, तो इतना बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर। आपसे यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि एप्सिलॉन नॉट की जो है कहाँ पे है, परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट की जो है डायमेंशन में फ्री स्पेस में निकालनी है, और फ्री स्पेस तो निकालते हैं इसको। F इक्वल्स टू आपको फार्मूला आपको याद होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, आप निकाल लीजिए। ये तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, इसका कोई डायमेंशन लेस है। Q1 Q2 हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर F, तो निकालिए एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर एंड T स्क्वायर, AT होगा, Q इक्वल्स टू IT से हमने किया, R क्या होगा L स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा MLT माइनस 2। तो टोटल आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा, M एक ही है तो M ऊपर जाके M की पावर माइनस 1। ठीक है, M क्लियर हो गया आपका यहाँ से। और क्या है L क्यूब हो जाएगा, L क्यूब L स्क्वायर एंड L,
ऊपर नहीं है तो एल की पावर -3 होगा। ये भी क्लियर हो गया। एंड टी ऊपर जाएगा, यहाँ पे टी की पावर माइनस में, ऊपर जाएगा टी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में, एंड ए स्क्वायर सेम टू सेम। तो यही डायमेंशनल फार्मूला है, m की पावर -1, l की पावर -3, t 4 होगा, a स्क्वायर होगा। आइए देखते हैं कौन सा है इसमें से। m की पावर -1, l की पावर -3, ये होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसी में है, पैराग्राफ से ही है। कह रहा है द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम। कह रहा है द फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं सेम टाइप के, बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच केप्ट 1 मीटर अपार्ट इन द वैक्यूम। कह रहे हैं वो 1 मीटर अपार्ट रखे गए हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं, कितना होगा? सिंपल सी बात है भाई, इसी को हम बोल सकते हैं के, बोलिए Q1 Q2 है, सेम चार्ज हैं और कितने 1 मीटर के दूरी पे हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या यही फोर्स आपको निकालना, F इक्वल्स टू क्या होगा, K होगा। चार्ज कितना है, 1 है, 1 कूलम है, दूरी कितनी है, 1 है, टोटल 1 हुआ, ये K की इक्वल होगा। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन, ये ऑप्शन सी, 9 × 10⁹ न्यूटन। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए, टू आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स इक्वल टू 10 mg वेट दिया गया है, ठीक है, मिलीग्राम है, ठीक है, ये है, मतलब यहां होगा 10 × 10⁻³ मास इंटू 10 दैट इज g, ये दिया गया है। व्हेन दे आर 0.6 मीटर अपार्ट इन एयर द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, ईच चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? तो मान लेते हैं कि भाई वो कितना होगा, 9 × 10⁹ होगा, कांस्टेंट है, एंड Q1 Q2 रिपेल ईच अदर विद फोर्स। टू आइडेंटिकल चार्ज मान लेते हैं, दो आइडेंटिकल चार्ज, कुछ Q है समथिंग, और उनके बीच की जो डिस्टेंस व्हेन दे आर 0.6 मीटर अपार्ट, मतलब 0.6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा चेक करिए। जी की वैल्यू 10 लेने के लिए आपको बोला है, तो काटिए इसको, कितना हो जाएगा ये, 10 स्क्वायर 10 की पावर -10 हो जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर -1, या 1/10 कर सकते हैं इसको सीधा, 1/10 देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मतलब हो जाएगा 36 हो जाएगा, एंड अपॉन में कितना होगा, 9 × 10⁻10। तो Q कितना हो जाएगा, यहाँ से आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये हो जाएगा यहाँ 36 × 100 कर सकते हैं, या -2 कर दीजिए भाई, ये 10 होगा, 100 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 36 होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर बढ़ जाएगा, 12 हो जाएगा। ये स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको कितना आएगा, 36 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 आएगा। और ये देखिए 10 की पावर 12 है, 10⁶ × 10⁶ कर सकते हैं, 10⁶ हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 × 10 की पावर -3, तो हो जाएगा माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम इसका आंसर होगा, 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं, ये ऑप्शन देखिएगा, 2 माइक्रोकुलाम। ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, कह रहा कुलाम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स विथ, किससे मैच करता है, किससे मतलब किसकी तरह दिखता है ये, रिसेंबल्स विथ, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह है, नहीं। क्या ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा है, क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का है, किसकी तरह रिसेंबल करता है ये कुलाम्स लॉ? सभी को पता होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह। वहां भी देखिए कैसे, F इक्वल्स टू, वहां क्या होता है, समथिंग ए कांस्टेंट
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। और सेम यहां पे देखिए चार्ज के लिए सेम देखिए आइडेंटिकल तरीके से ये भी बनाया गया कि F इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आता है जहां पे चार्ज की जगह मास हो जाते हैं अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज द रिसेंबल्स लाइक अ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह रिसेंबल करेगा। न्यूटन्स लॉ से ही ये जैसे लिया गया है, आपका दिखता है ऐसा। तो यही आपसे क्वेश्चन था। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा दिखेगा ये। और क्या है? अच्छा वो खत्म हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन ये है यहां पे कि डज कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डज कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? बिल्कुल करता है। डज, अब जितने जैसे क्वेश्चन के नंबर्स होंगे, कितने नंबर का है ये 1 सेकेंड, उसके हिसाब से इसका आंसर आप देंगे। मैं इसको समझाऊंगा तो आपको नंबर के हिसाब से नहीं, अब मैं आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा। लेकिन आप वहां पे एग्जाम में ये ध्यान रखें कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। लेकिन सिर्फ 1 मार्क्स का है, ये 1 मार्क का है बेस्ड ऑन दिस। तो ये भी है 1 मार्क्स का, ये भी होगा। तो इसका आपको केवल आंसर देना है। ओके, केवल आप बताइए इसके बारे में बस। डज कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? बिल्कुल है। अगर आपने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ा होगा तो जहां पे आपने प्रूविंग की होगी कि वेक्टर की फॉर्म में F12 इक्वल्स टू माइनस F21, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, एंड दैट इज माइनस साइन इंडिकेट ये करता है कि दोनों फोर्स अपोजिट होंगे। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड दैट इज द अप्लाइड बाय द कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पे ये हम अच्छे से इसकी प्रूविंग कर सकते हैं कि चार्ज को लेके हम ये बता सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये आपको शो करता है ये। और ये किया भी है, हमने किया है पेपर में। तो यहां पे तो आपका थोड़ा सा लिखना है बस, यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, गिव 1 एग्जाम्पल। कैसे एग्जाम्पल करेंगे भाई कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बड़ा होता है, ज्यादा है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। गिव 1 एग्जाम्पल। अभी आप एग्जाम्पल देंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको आप दिखा ही सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, लेकिन इसे 1 एग्जाम्पल में चाहिए। आप सपोज करिए कि हम क्या करते हैं, कहीं पे इस टेबल पे हम एक कुछ कागज के टुकड़े रखेंगे और हम एक प्लास्टिक की पेन को बाल से रगड़ते हैं। जब बाल में उसको रगड़ते हैं वो चार्ज हो जाएगा, और उसको हम क्या करते हैं कागज के टुकड़े पे हम जब ले जाते हैं कागज चिपक लेता है। कहने का मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह पे है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगा रहा है, उस कागज के टुकड़े पे भी लगा रहा है, हमारे पेन पे भी लगा रहा है, सभी जगह लग रहा है। लेकिन देखिए उसके बावजूद क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा चार्ज अगर करते हैं तो ये थोड़े से ही चार्ज, थोड़े से ही मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स के उस टुकड़े को, कागज टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। एंड दैट शोज दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल सा एक एग्जांपल लिखिए, बाकी और कुछ नहीं करना। गिव एन 1 एग्जांपल, ये आपसे पूछ रहा कोई एक एग्जांपल दीजिए। 11वां क्वेश्चन, इन कूलॉम्स लॉ ऑन व्हाट फैक्टर डज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के डिपेंड्स? किस बात पे डिपेंड करता है ये? द नेचर ऑफ मीडियम। इन कूलॉम्स लॉ ऑन व्हाट फैक्टर डज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के डिपेंड्स? ये उस दोनों चार्ज जहां पे रहे, जहां पे हम फोर्स अप्लाई करने वाले हैं कूलॉम्बिक फोर्स, उन दोनों के बीच में मीडियम कैसा है? क्या वैक्यूम है, एयर है, या कोई किसी और तरह का मीडियम है? यहां पे एक और प्रश्न है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स हैं ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी हैव चार्जेस -q + 3q रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। They are brought in contact with each other and then separated by a distance d apart. Find the nature of the coulombic force between them. क्या इसको भी करना होगा? बहुत छोटे नंबर का आप समझिए कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A and B है, have the charges -q and +3q respectively. They are brought in contact with each other and then separated by a distance d apart. पहले उनको कांटेक्ट में लाया जाता है, इसका मतलब उनके चार्ज क्या होंगे? आपस में बटेंगे, जैसे -q है एंड +3q, और 2 बॉल पे हैं, दोनों क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। आइडेंटिकल बॉल है तो बराबर से होंगे, बाई 2 करिए तो कितना हो जाएगा? 2q/q, 2 हो जाएगा। तो दैट इज q चार्ज आएगा, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस d अपार्ट। फाइंड द नेचर ऑफ कूलम्बिक फोर्स बिटवीन देम। दैट इज द रिपल्सन होगा। सिंपल सी क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा इसमें?
रिपल्सन होगा। दोनों सेम टाइप के चार्ज बनेंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। डिटरमिन द फोर्स बिटवीन टू फ्री इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। कह रहा है कि डिटरमिन द फोर्स बिटवीन द टू फ्री इलेक्ट्रॉन, दो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे वो सेपरेट करते हैं, तो उनके बीच में क्या निकालना है हमको, फोर्स निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे देखिए, सिंपल सा ये होगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है चार्ज, अपॉन में क्या होगा R, डिस्टेंस कितना 1 एंगस्ट्रॉम है तो 1 × 10⁻10, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, स्क्वायर कर दीजिए खत्म। तो दैट इज द फोर्स। और अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 144 ठीक, और 0.1 पॉइंट ये लगेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 10⁻38, और ये कितना हो जाएगा 10⁻9 प्लस में है। और यहाँ पे क्या होगा 10⁻20, 20 प्लस में ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा +20 होगा 29 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये 44.4 × 10 की पावर, देखिए ये हुआ 29 1 30 10⁻9 माइनस में 9 आएगा, दैट इज द न्यूटन, दिस इज द फोर्स। ये फोर्स होगा भाई, दो इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन है कितने डिस्टेंस पे हैं, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर पे है, दिया है वही अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आप दिखा सकते हैं वहाँ पे, ये फार्मूला आप जानते हैं, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 हमने रखी है। चलिए डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चलिए देखते हैं व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए अगर मान के लिए कोई वायर है, समथिंग लीनियर है, ऐसा इमेजिन करते हैं कि इसमें हमारा इसकी ब्रेथ या इसकी मोटाई कुछ नहीं है, एक्चुअली में रियल लाइफ में सिलेंड्रिकल वायर ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ एक वायर की लेंथ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और अब यहाँ पे क्या है, ये काउंटेबल चार्ज नहीं है कि हम काउंट नहीं कर सकते कि हम इसको सिंपल सा क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे कि डिस्क्रीट चार्ज है, हम इसको समेसन लगा के कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है हमारे ये डिस्क्रीट चार्ज ना होकर कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, जिसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम इसमें छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं कि भाई इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा समथिंग है। लेमडा होता क्या है, लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज अगर हम मान के छोटा सा हम चार्ज लेते हैं dq, ठीक है, और जो एलिमेंट लिया है L है, मान लेते हैं भाई प्राइम से दिखाते हैं dq/dl प्राइम, लेंथ हमने जो लिया है dl है, भाई टोटल लेंथ कुछ होगा, और यहाँ पे लेमडा कैसे दिखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हम ऐसा मान लेते हैं कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपके पूरे के पूरे 12th क्लास के क्लास 12th के सिलेबस में ही है क्या कि चार्ज क्या होगा, चार्ज मस्ट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसमें और परेशानियां आएंगी जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो आगे के हायर क्लासेस में होगा। कि यहाँ पे हमारा dq प्राइम है, चार्ज है dl प्राइम में, तो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहलाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, अगर उसको हम जोड़ते जाएं तो पूरा का पूरा लेंथ में हम चार्ज बता सकते हैं। तो इसका जो हम शो करते हैं लेमडा इक्वल्स टू हम शो करेंगे dq प्राइम, जो चार्ज कितने में है, dl लेंथ में। या हम इसको एक तरीके से और दिखा सकते हैं भाई dq प्राइम क्या हो जाएगा, यहां से dq प्राइम निकाल सकते हैं लेमडा इंटू dl प्राइम। टोटल चार्ज अगर बोले कि पूरा चार्ज कितना होगा तो क्या करिए, इसको समेशन कर दीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन करिए, समेशन नहीं होगा, समेशन हमेशा किसके लिए होता है, डिस्क्रीट के लिए, यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी कर सकते हैं कि टोटल क्यू नेट हमारा कितना हो जाएगा इस पे, दैट इज लेमडा, और
लेमडा फंक्शन ऑफ किसका होता है, जो वहाँ पे अगर जिसको रेफरेंस फॉर्म में अगर दिया गया हो आर है या कुछ भी है, या ऐसे दिखाते हैं लेमडा क्या है आर, और ये डीएल दी लेमडा आपको दिया होगा, ये लाइन इंटीग्रल करेंगे हम, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको, या सिंपल सा आप याद रखिए लेमडा क्या होगा डी क्यू अपॉन डी एल प्राइम होगा। या आपके हिसाब से ये भी दिया होता है कि लेमडा क्या कहते हैं कि चार्ज, जो भी चार्ज दिया हो और लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, क्वेश्चन जो नीट या आईआईटी होंगे थोड़ा से आपके इस तरीके से होंगे, बोर्ड लेवल पे आपका ये सही है, ठीक है, लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। सिमिलरली अगर कोई आपसे कहे कि भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। वॉल्यूम ये है, हम क्या करते हैं टोटल मान चलिए कोई भी सरफेस है, सरफेस में अगर हाइट है या कुछ भी है, सरफेस में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या है इसके मान लीजिए फुटबॉल मान लीजिए, ऐसा सॉलिड फुटबॉल है, ठीक है, उसमें हर जगह चार्ज है, ठीक है। और देखिए हम कहने का मतलब यह है, जब भी मैं कहता हूं कि भाई हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, तो आपके मन में आ जाना चाहिए ये हम नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई मेटल नहीं है जिसके अंदर चार्ज हो, अंदर चार्ज लाइन नहीं करता किसी भी मेटल, जैसे हम अंदर चार्ज देंगे वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, जैसे क्यूब जैसा हो कि पूरा ये प्लास्टिक का बना हुआ, मैं बाल से रगड़ रगड़ के सबको क्या कर रहा हूँ चार्ज कर करके जोड़ दिया, और उसमें चार्ज अंदर भी है, तो वैसा ही बनाया है हमने, क्योंकि मेटल के सरफेस में अंदर चार्ज नहीं हो सकता। तो उस केस में अगर मान के लिए हम छोटा सा इसमें एलिमेंट लेते हैं, कि मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, उसको बोल दिया डी टाउ है समथिंग, वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम एलिमेंट बोलेंगे इसको, और ये किस पे चार्ज कितना है डी क्यू प्राइम। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी शो करते हैं रो से, कि रो कितना होता है डी क्यू प्राइम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डी टाउ प्राइम, दैट इज द वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज चार्ज डेंसिटी, इसे वॉल्यूम चार्ज हम डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, और भी बातें हमने लिखवाई है उसको आप देखिएगा, यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन करने का तरीका है एक, आप जितने बोर्ड के क्वेश्चन हम लगभग हम सब करेंगे इसी में। दूसरा कहते हैं यहाँ पे डिफाइन द, ये हो गया, ए मेटेलिक स्फेरिकल सेल हैज एन इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2, ए चार्ज q is placed at the center of the spherical cavity, what will be the surface charge density on the inner surface of cavity and outer surface of the सेल। सीधी सी बात, मेटेलिक स्फेरिक है, उसके अंदर ऐसा चार्ज ऐसा अरेंज करता है, ये नेचर की क्वालिटी है कि ऐसा अरेंज करेगा अंदर चार्ज ना हो, भले हम कैविटी में चार्ज रख रहे हैं क्यू, लेकिन टोटल चार्ज अंदर जीरो ही होगा। तो आइए देखते हैं कितना होगा। एक मेटेलिक स्फेरिकल सेल है, एक सेल है, हैज द इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, एक चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी, व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है किस पे, इनर सरफेस ऑफ द कैविटी एंड आउटर सरफेस ऑफ द कैविटी सेल। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए इनका कहना यह है कि कोई सेल है, इसका जो इनर रेडियस है कितना है r1 है, आउटर रेडियस कितना है r2। एक चार्ज क्या करते हैं इस कैविटी में रखते हैं, दैट इज q। हम जानते हैं जैसे ही ये चार्ज रखेगा वैसे ही इसके इनर सरफेस पे क्या होगा, इंडक्शन से एक चार्ज आएगा, दैट इज द -q। और ये चार्ज क्या करता है यहाँ पे -q और +q कहाँ इसके सरफेस पे आएगा, टोटल चार्ज आप देखेंगे जीरो ही बताएगा आपको। हमेशा चार्ज कहाँ सरफेस पे चल, किसी भी मेटल सरफेस के अंदर आप चार्ज कहीं भी रखिए वो हमेशा मेटल सरफेस पे आएगा, लाई करेगा। यही मैं पहले इससे क्वेश्चन में था। तो आप पूछा है कि भाई इसके इनर सरफेस पे जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्या पूछा है आपसे, 1 सेकेंड, क्या पूछा है कि आपसे पूछा है कि इनर सरफेस ऑफ कैविटी, अच्छा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा।
सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा। तो आप देखिए सिंपल सा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे दिखाते हैं, सिग्मा से, सिग्मा से होगा ये। और कितना होगा, टोटल जो चार्ज होगा अपॉन क्या करते हैं, टोटल उस पर सरफेस कितना है। प्राइम से मैं दिखाता हूं, हमेशा याद रखिएगा, उसकी वजह आप आगे समझेंगे। इसे हमने बोला है सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर बात करें इसका सरफेस कितना होगा, अंदर का सरफेस कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं, दैट इज चार्ज, चार्ज कितना होगा माइनस क्यू। अब सरफेस कितना हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर। सेकेंड है कि आपका बाहरी सरफेस पे कितना होगा, तो प्लस क्यू है वहां पे, एंड 4 पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल सरफेस अपन सरफेस एरिया कितना है वहां का, यही है, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 18 देखते हैं। चार्जेस Q1 ये है 1.5 मिलीकुलाम, मिलीकुलाम होगा, माइक्रो नहीं पढ़ेंगे इसको। 0.2 मिलीकुलाम एंड क्या है 0.5 मिलीकुलाम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए बी सी एज सोन इन फिगर। आपको दिख रहा है ए बी सी, आपको पॉइंट आपको दिख रहे होंगे ए बी एंड सी। Q1 Q2 एंड Q3 चार्ज रखे गए हैं इस पे, पॉइंट ए बी सी एज सोन। इफ R1 क्या है, ये R1 है 1.2 मीटर एंड R2 कितना है 0.6 मीटर। देन फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। आप निकाल सकते हैं इसको, सिंपल सा देखिए कि अगर हम इस पे निकालें, अगर ये चार्ज क्या है प्लस में दिया गया है ना, ठीक है प्लस में है, तो अगर इस पे हम देखें इस डायरेक्शन में अगर फोर्स निकालें तो किधर होगा, ये फोर्स है। और इस पे फोर्स निकालने का तरीका क्या है कि भाई हम यहाँ पे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं F1 ही मान लेते हैं। F1 माने तो कितना हो जाएगा K9 × 10⁹, और क्या हो जाएगा Q1 एंड Q2। Q1 Q2 कितना होगा, Q1 होगा 1.5 एंड Q2 कितना होगा, दैट इज 0.2। और मिली कुलाम है, दोनों 10⁶ 10⁶ होगा, 10 पावर कितना हो जाएगा -6 होगा, -3 एंड -3 कितना होगा माइनस, जुड़ जाएंगे, ये हो गया। अपॉन में क्या होगा R स्क्वायर 1.2 मीटर में है, ठीक है इसका स्क्वायर करिए। सिमिलरली हम निकालेंगे क्या कि भाई 3 किस पे लगा रहा है, कितना लगा रहा है, वो कितना है F2 = हो जाएगा K9 × 10⁹ एंड Q2 है 0.5 एंड Q2 कितना है आपका 0.2 है, Q3 है 0.5, Q2 है 0.2 एंड 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है 0.6 मीटर स्क्वायर। अब इस पे क्या निकालना है आपके, फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा, F नेट होगा, सिंपल सा, इससे पहले भी हमने किया है कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर करिए, वही रिजल्टेंट होगा। दोनों को स्क्वायर करके आप स्क्वायर रूट लीजिए, वही आंसर होगा आपका। कर सकते हैं आप, करिएगा इसको। टू चार्जेस Q एंड -Q आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन X एक्सिस separated by a distance d, where should the third charge 2Q will place such that it will be not experience any force। सिंपल सा है ये। कह रहा है कि Q1 - Q दो अपोजिट चार्ज हैं, उनके बीच में कोई तीसरा पॉजिटिव चार्ज रखना है। कहाँ पे रखें जिससे कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना हो, तो हमेशा हम उसको बाहर रखेंगे, कहाँ Q के नज़दीक, जो -Q होगा उससे दूरी पे रखेंगे। द प्लेस फिक्स पॉइंट X एक्सिस सेपरेटेड बाय a distance d, where should the third charge 2Q is placed such that it will not experience any force। तरीका ये देखिए, आप समझिए इसको। अगर बात करें कि दो हमारे चार्ज हैं, कौन कौन से थे, Q है और -3Q है, ये d डिस्टेंस पे हैं। अगर इस पे कोई तीसरा चार्ज 2Q हम रखते हैं, अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये हमारा क्या है रिपेल करेगा, उधर ही चला जाएगा। इधर रखते हैं, ये अट्रैक्ट करेगा, ये हमारा रिपेल करेगा, तब भी उतना वो डोमिनेट नहीं करेगा क्योंकि बड़ा चार्ज है। हम मान लेते हैं कि इसको Q से कुछ डिस्टेंस मान के चलिए X रखते हैं, इसको X डिस्टेंस पे रखते हैं, 2Q से X पे, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी X + d।
और यहाँ से मान लेते हैं इस पे जो है नेट फोर्स हमारा 0 हो रहा है, तो हम अप्लाई करते हैं। इसकी वैल्यू दी है कि नहीं है आपको, 1 सेकेंड। Q1 minus Q are placed fixed on the x axis separated by distance d. Where should a third charge 2Q place such that it will not experience any force? ठीक है, ठीक, तो अप्लाई करिए इसको। क्या हो जाएगा ये 2Q एंड Q अपॉन आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। Q 2Q एंड Q के बीच में कितना फोर्स है ये, फिर ये फोर्स क्या होगा, इस पर भी अप्लाई होगा। नेट फोर्स 0 होना चाहिए बस। K 2Q एंड 3Q अपॉन में आर स्क्वायर मतलब x प्लस डी का होल स्क्वायर। कितना होगा ये, कैंसिल करिए, K से K कैंसिल, 2Q से Q हो जाएगा आपका कैंसिल, कितना आ जाएगा 2/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन x प्लस डी का। ठीक है, इसको जब अप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस डी का स्क्वायर एंड माइनस 6x स्क्वायर। ये कितना, आप इसको सॉल्व करिए, जो आएगा आंसर यही होगा। कैलकुलेशन है आप करिएगा। स्टेट कूलॉम्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट इन वेक्टर फॉर्म। ये भी देखिए आप, कूलॉम्स लॉ को इसमें दिखाना है इन वेक्टर फॉर्म में। तो ये आपने थ्योरी करवाई होगी मैंने, तब भी देख लीजिए थोड़ा सा। कूलॉम्स लॉ क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको दिखाना है। कोई रेफरेंस फ्रेम हम लेते हैं समथिंग कि दो चार्ज यहाँ पे हैं, एक Q1 है एक हमारा Q2 है, ये दो चार्ज हैं। ठीक है, Q1 ये R1 पॉइंट है, ये R2 है, और यहाँ पे क्या है कि R1 R2 पे Q1 Q2 रखे हुए हैं। तो ये क्या होगा, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। ओके, अगर बात करें पहले इसकी बात करते हैं कि भाई Q2 पे कितना फोर्स लगेगा Q1 के द्वारा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये निकालना चाहते हैं। अच्छा, ये कितना होगा इस डायरेक्शन में, या तो R2 माइनस R1, दैट इज हम R मान लेते हैं इसको, से वेक्टर दिखाते हैं। इस डायरेक्शन में एरो है, R2 माइनस वेक्टर सम से आप देखिए, वेक्टर एडिशन R2 माइनस ये होगा R1 होगा, जिस डायरेक्शन में R2 पहले होगा माइनस R1। तो अगर फोर्स ऑन 2 निकालना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दैट इज कितना होगा ये कि K Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि R2 माइनस R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्शन हम क्या देंगे R कैप, यही तो है डायरेक्शन R कैप है, इस डायरेक्शन में हमने R माना है ना। तो F2 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व किया है हमने डिटेल में, उससे देखिएगा आप लोग। अच्छा, R कैप को हम क्या लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर अपॉन में क्या होता है मॉड ऑफ दैट वेक्टर, वेक्टर एंड मॉड ऑफ दैट वेक्टर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे R2 माइनस R1 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आएगा R2 माइनस R1। सिंपल शॉर्टकट में आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आपने किया है पूरा। सिमिलरली अगर हम कहेंगे F21 क्या होगा, तो सिंपल से आप समझिए कि F12 क्या होगा। तो F12 के केस में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। और अब क्या होगा, ये R जो चेंज होगा वो R1 माइनस R2 होगा। उस केस में देखिए कितना होगा कि Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब एंड R1 माइनस R2 होगा। अब थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएं इसमें कि कहीं भी अगर मान लीजिए दो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, या कार्टेशियन सिस्टम में आप ही मान लीजिए कि R2 माइनस R1 करें या R1 माइनस R2 करें, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ये दोनों कभी चेंज नहीं होंगे। जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो इसका क्यूब भी चेंज नहीं होगा।
मतलब कहने का कि हमारा जो R2 माइनस R1 होगा, R2 माइनस R1 होगा वो इक्वल है R1 माइनस R2 के। किस कंडीशन में? जब इनका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं। लेकिन अगर वेक्टर की बात करें, क्या R1 माइनस R2 इक्वल है R2 माइनस R1 के? नहीं, ये तब इक्वल होगा जब हम क्या लगाएं, यहां पे माइनस साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस साइन, तभी ये इक्वल होगा, तभी ये इक्वल होगा। आइए देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम करें, अप्लाई करें इसको, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि F12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, F12 वेक्टर के फॉर्म में कि K Q1 Q2 R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1 भी लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और क्यूब लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको लिख सकता हूँ R2 माइनस R1, लेकिन इसको लिखने का मतलब ऐसा नहीं, इसको माइनस लगाना पड़ेगा तब लिख सकता हूँ। अब देखिए, अगर इसको ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म एक है सिवाय माइनस के। इसका मतलब यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। कौन? कूलॉम्स लॉ। क्या लिख सकता हूँ क्या? दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इससे हमने ये, आप डिटेल में लिखेंगे, यहाँ पर पूरा आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपने ऐसा कर रखा है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। लेकिन आप देखिए, इसको आप शो कर सकते हैं। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था ऐसा। देखिए यहाँ पे कह रहा है फिगर रिप्रेजेंट ए क्रिस्टल यूनिट ऑफ हाइपोथेटिकल एटम एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दिया गया है। इन एक्स एटम, द एक्स एटम रिप्रेजेंटेड बाई ओपन सर्कल। जो एक्स एटम है वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ओपन सर्कल से। यहां पे ठीक है, ये सभी ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, एक्स रिप्रेजेंटेड बाय द ओपन सर्कल्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 0.4 नैनोमीटर। अगर ये 0.4 नैनोमीटर है तो ये क्या है? ठीक है, एक हमको लेना है ये, या तो ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। 0.4 नैनोमीटर दिया है, क्यूब है तो साइड सेम होनी चाहिए, यहाँ पे 0.34 दिया गया। वेयर एज ए वाई एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। हम सेंटर पे एक क्यूब है, ठीक है, वाई एटम क्या है? सेंटर पे है। द एक्स एटम आर डिफिशियंट इन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट इज एक्स कैसा होगा? वो आपका पॉजिटिव है। वाइल वाई एटम कैरीज एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है। तो आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द वाई एटम ड्यू टू द 8x एटम्स। इसको तो आपको करने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा है, आपको देखने में लग रहा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा है। यहां पे देखिए सभी चार्ज रखे हैं और सिमेट्रिकली होते हैं। क्यूब क्या है? सिमेट्रिकल एक ऑब्जेक्ट, और सिमेट्रिकली ये फोर्स भी अप्लाई करेंगे सभी तरफ से। पॉइंट पे वाई पे बताना है नेट फोर्स कितना होगा, सभी डायरेक्शन में है। तो जब हम देखेंगे इसको, अब कैलकुलेट करेंगे, नेट जो फोर्स होगा किस पे? एटम वाई पे, वो क्या होगा? 0 होगा। पहले का आंसर आपका क्या आएगा? 0। कह रहा ना 8 वाई एटम ड्यू टू द 8x एटम। दूसरा है सपोज दैट द x एटम एट द कॉर्नर ए, जो इस कॉर्नर पे है, इज मिसिंग। व्हाट इज द नेट फोर्स नाउ ऑन द वाई एटम ड्यू टू द 7 रिमेनिंग x एटम। इसको ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। अगर इस तरह से क्वेश्चन हो कि सिमेट्रिकली 0 आ रहा है, उसके बाद कहे कि बताइए अब एक एटम हटा लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो सोचिए, हटाने से अच्छा ये कह सकते हैं हम लोग कि नेट फोर्स इसका कुछ है। वाई को हम चार्ज को जानते हैं। अगर हम सिंपल सी ये बात कर दें कि भाई हमने एक -x एटम आके यहां पर रख दिया, एक यहां पे एक एटम है आपका 0.0, अगर उस पर हम एक एटम आके ऐड कर देते हैं कहीं से, वही एटम हमारा एक्स्ट्रा होगा। तो इसका जो फोर्स हो जाएगा वो कितना होगा? दैट इज E²/4πε0 r² के बराबर होगा। और r क्या होगा? जिसका डायगोनल होगा उसका हाफ होगा। अब चाहे इस डिस्टेंस को आप मान करिए, चाहे इसको मान करिए, जिससे भी आंसर हो, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर, ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ये दिया गया है अलग अलग दिया गया है, कोई एक मान के करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। जहाँ पे आर क्या है, ये डायगोनल होगा, क्योंकि यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग ना इस डिस्टेंस को, नेट हमारा यहीं से होगा, तो ये आर यही इसी का हाफ होगा। चलिए, तो आपका यहीं तक था आज का, ठीक है, बाकी हम करेंगे अगले सीरीज में। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम आगे देखेंगे।